1 का है, हिंदी मीडियम। पेपर का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक एनालाइज, यानी हिंदी में तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। इसका एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है, जबकि आपको ड्यू सॉल्व से आपको कोई मटेरियल वगैरह नहीं मिला है। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, जिससे आप अपने पेपर को अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट। हम पहला क्वेश्चन अपना देखेंगे। इसमें मैं बता दूं कि लगभग आपका 17 से 18 क्वेश्चन मिलेंगे। 17 से 18 क्वेश्चन से भी ज़्यादा मिलेंगे, और ताकि आपको और अच्छे से, और इसमें से कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आर के स्टडी सेंटर को, ताकि आने वाले और वीडियो भी आपको मिल सके पहली बार। और भी सब्जेक्ट के वीडियो डालूंगा मैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्या तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण यूरो केंद्रित है? इस पर टिप्पणी करना है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कि यूरो केंद्रित राज्य केंद्रित है यूरोप में। तो इसका आंसर हम ऐसे कर सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण यूरो केंद्रित हो सकते हैं, लेकिन ये केवल संवैधानिक विधि और विश्लेषण के तरीके पर निर्भर करता है। इसके साथ हम यूरो सिस्टम के परिप्रेक्षण के स्थानीय राजनीतिक परिस्थिति के साथ तुलना कर सकते हैं, और इस रूप में यूरो सिस्टम का एक विश्लेषण यूरोप संघ के संरचनात्मक आर्थिक राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन किए जा सकते हैं। इससे ही साबित होता है कि यूरो सिस्टम के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए हम विश्लेषण संगठन संगठन विशेष संगठन प्रणाली नीतियाँ के बीच में संबंध समझते हैं। इस तरह से हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि किस प्रकार यूरोपीय संघ नीतियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालता है, और वाणिज्यिक राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों में क्या परिणाम होते हैं। अतः हम यही कह सकते हैं कि जो संवैधानिक और अर्थशास्त्र के संदर्भ में विश्वसनीय विश्लेषण प्रदान करता है। इसके साथ ही हम इसको थोड़े थोड़े और छोटे छोटे शब्दों में जानेंगे कुछ पॉइंट की मदद से। पहला हमारा पॉइंट जो है, यूरोप संघ में संरचनाएं और कार्यात्मकता। तो यूरो सिस्टम के अध्ययनों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि यूरो संघ की संरचना, संगठन और कार्यात्मकता को विश्लेषण कर सकते हैं। हम निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्रतिस्पर्धा के राजनीतिक में प्रणाली में समझ मिल सकती है। दूसरा हमारा यही है कि यूरोप संघ के संदर्भ में नीति का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। तो, तो यूरो सेंट्रिज्म के माध्यम से हम कह सकते हैं कि नीति के उद्दीपन के नीतियों का प्रभाव का विचार कर सकता है। आर्थिक संघर्ष और पर्यावरण गैर राजनीतिक संगठनों के साथ इसका संवैधानिक और सामाजिक न्याय हो। इसके साथ ही हम और भी पॉइंट पे देखते हैं, जैसे कि हमारा थर्ड पॉइंट है, यूरोपीय राजनीतिक समाज। यूरोसेंट्रिज्म के माध्यम से के अध्ययन से हम कह सकते हैं कि समाज में दृष्टि को समझते हैं, और जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक में परिवर्तन का प्रभाव होता है। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि यूरोप में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा का मदद किस प्रकार से हो सकते हैं। तो इसका चौथा पॉइंट है, तो यूरोसेंट्रिज्म के माध्यम से हम यूरोप संघ के आर्थिक सुरक्षा का मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यूरोप जोन की स्थितियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ और वित्तीय बाजार के साथ साथ हम सुरक्षा नीति पर प्रभाव। पांचवा पॉइंट है, यूरोप राजनीतिक संगठन के संबंध। यूरोसेंट्रिज्म के माध्यम से हम कह सकते हैं कि विभिन्न यूरोपीय राजनीतिक संगठनों के संबंध में विचार कर सकते हैं, जैसे कि यूरोप संघ, संयुक्त राष्ट्र और नाटो। नाटो आपको तो पता ही होगा। और छठा पॉइंट है हमारा, यूरोप नीति प्रक्रिया का अनुसंधान। यूरोसेंट्रिज्म के अंतर्गत हम यूरोप संघ के निर्णय की प्रक्रिया, नीतियों के निर्माण में शामिल संगठन सदस्य की भूमिका और अध्ययन कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते।
का विश्लेषण। यूरोसेंट्रिज्म के माध्यम से हम यूरोप संघ के साथ अन्य सैन्य राष्ट्र और संगठन के बीच हम अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड नेशन, ये सब है। फिर 8वां पॉइंट है यूरोपीय संघ के संवैधानिक नीतियों का किस प्रकार से हो सकता है। तो यूरोसेंट्रिज्म के माध्यम से हम नीति और संवैधानिक जैसे कि मूल्य, मानवाधिकार, न्याय, समझौते और लोकतंत्र का अनुसंधान करते हैं। 9वां हमारा है कि राजनीतिक इतिहास का अध्ययन। यूरोसेंट्रिज्म के माध्यम से हम राजनीतिक इतिहास के प्रमुख घटनाएं, विचारधाराओं और संघर्षों के अध्ययन कर सकते हैं और इसका विश्लेषण कर सकते हैं। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है यूरोप संघ की प्राथमिकता। यूरोपीय राजनीतिक प्राथमिकताओं का विश्लेषण। यूरोसेंट्रिज्म के माध्यम से हम यूरोप संघ की विभिन्न प्राथमिकता जैसे कि स्थिरता की सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा, सामाजिक न्याय का विश्लेषण कर सकते हैं। हम कुछ इनके महत्वपूर्ण बिंदु प्रकाश डालें तो हम यही कह सकते हैं कि यूरोसेंट्रिज्म के माध्यम से हम राजनीतिक विश्लेषण करते समय हम यूरोप संघ के संगठन, नीतियाँ, प्रतिक्रियाओं के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संबंधों के भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही यूरोप का संघर्ष, साझेदारी, सहयोग और विभिन्न भूमिकाओं का खेल है, जैसे कि हम आर्थिक विकास, सुरक्षा, पर्यावरण और मानवाधिकार। इसलिए हम यूरोप संघ के संगठन और नीतियों को समझते समय हम अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के साथ साथ कैसे हम संबंध बनाए जाते हैं, इसका हम विशेष महत्व है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके लिए बहुत खास है। और निष्कर्ष देखते हैं इसके हम। तो यूरोसेंट्रिज्म के माध्यम से हम राजनीतिक विश्लेषण में हम विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष हो सकती है, जैसे कि यूरोप संघ का संरचनाएं और नीतियात्मकता। यूरोसेंट्रिज्म के माध्यम से हम संघ के संरचनात्मकता नीतियों को पहलू को समझ सकते हैं, उसकी प्रतिनिधिताओं और प्रक्रियाओं को प्रभाव डालते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल्यांकन के लिए हम यूरोसेंट्रिज्म का अध्ययन करते हैं और संघर्ष, संघ के साथ अन्य राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मूल्यांकन कर सकते हैं। साथ ही साझेदारी का सहयोग में मदद भी मिलती है। और तीसरा पॉइंट है हमारे है राजनीतिक आर्थिक की प्राथमिकताओं का प्रमुखीकरण। तो यूरोसेंट्रिज्म के बाद से हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिकताओं का और जैसे कि विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण जैसे इन सब चीज़ों से हम इनमें आ सकते हैं। चौथा हमारा है विकल्पों का प्रस्तावना। यूरोसेंट्रिज्म के माध्यम से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विकल्पों की प्रस्तावना कर सकता है जो यूरोप संघ के संगठन और नीतियों में सुधार कर सकता है। साथ ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक राष्ट्रीय राज्य के में सैनिक बल तथा पूंजीवाद की भूमिकाओं का परीक्षण कीजिए। आपके अनुसार इनमें से कौन सा अधिक महत्व रहता है। तो किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह है आर्थिक स्थिति, यानी आधुनिक में जो हो पूंजीवाद होता है। तो सैनिक बल भी जरूरी है, पूंजीवाद भी, दोनों ही आपस में एक दूसरे के लिए मेल खाते हैं। तो सैनिक और पूंजीवाद दोनों ही एक राष्ट्र का उदय के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी राष्ट्र के लिए। एक हम सैनिक बल के पहले चर्चा करते हैं। पहला है सैनिक बल की भूमिका। सैनिक बल एक राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके राष्ट्र की रक्षा, आत्मरक्षा, आपातकालीन की परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है तथा सैनिक बल की भूमिका में राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिकों का स्थितियों का नियंत्रण में महत्वपूर्ण होती है सैनिक बल। अब वहीं पूंजीवाद देखें तो पूंजीवाद
पूंजीवाद की भूमिका में हम ये कह सकते हैं पूंजीवाद और वित्तीय शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो एक राष्ट्र को आर्थिक विकास सुरक्षा में मदद करता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के मजबूत करता है, उसी के साथ अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाता है, साथ ही साथ देशों के साथ व्यापार और वित्तीय के साथ संबंधों में प्रबल होता है। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आर्थिक विकास। आर्थिक विकास से पूंजीवाद आर्थिक विकास के लिए ही एक प्रमुख आधार है, जो किसी राष्ट्र की मजबूत बनाने के में निवेशकों को आकर्षित करने और उत्पादन को बढ़ाने तथा गरीबों को कम करने में मदद करता है आर्थिक विकास। चौथा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपेक्षिकता। सैनिक बल के माध्यम से राष्ट्र में अपने गणराज्य हितों की रक्षा करते समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षितता को बढ़ाता है तथा पूंजीवाद को राष्ट्र को आर्थिक संबंधों में भी विभाजन करने में मदद करता है। उसके साथ अन्य न्याय के साथ साथ व्यापार गहरे संबंधों को स्थापित करने में सहायक होता है। पांचवा है राष्ट्रीय सुरक्षा। सैनिक बल में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण पूंजीवाद में आर्थिक सुरक्षा के लिए हो सकता है संरक्षण। अगला हम पॉइंट में बढ़ते हैं कि छठा है आत्मरक्षा और तथा सुरक्षा। सैनिक बल को हम को आत्मरक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से हम मजबूत बनाते हैं ताकि हम जबकि पूंजीवाद जबकि पूंजीवाद उसी को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। सातवां पॉइंट है राष्ट्रीय योजनाएं के विकास में। तो सैनिक बल राष्ट्र को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक योजनाएं रचना और कार्रवाई करने में मदद करता है, जबकि वहीं पूंजीवाद उसकी नीतियाँ और विकासित करने के लिए अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने में सहायक होता है। ये दोनों तुलना करें आपस में, ये पूंजीवाद और सैनिक बल दोनों को मैंने तुलना कर रखा है एक एक पॉइंट के साथ। और अंतर्राष्ट्रीय में आदान प्रदान। सैनिक बल को एक राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरचना का सहयोग करने के लिए तैयार करता है, जबकि पूंजीवाद उसी को बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सेवाओं को पहुंचाने में मदद करता है। संरक्षण के सैनिक बल को अपने सीमाओं को सुरक्षा और भूमि के बीच संरक्षण में मदद करता है, जबकि पूंजीवाद उसे वित्तीय संरक्षण और वित्तीय स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करता है। 10वां है हमारा राष्ट्रीय अभियानों का समर्थन। सैनिक बल राष्ट्र को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष संगठनों और संघों के साथ साझा अभियानों में सहयोग मदद करता है, जबकि पूंजीवाद उच्च स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने में संसाधनों में समर्थन होता है। हम कुल मिला के कह सकते हैं कि सैनिक बल स्थिति को संरक्षण और सुरक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि पूंजीवाद भूमिका के आर्थिक विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। वहीं दूसरी परिस्थितियों में आधार इन दोनों के बीच में हम विवेकपूर्ण स्थापित कर सकते हैं। तो आपने ये सब देखा कि इनकी तुलना कैसे की गई पूंजीवाद और सैनिक बल के बीच में। हम इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सैनिक बल पूंजीवाद दोनों ही संतुलन और समय समय पर विभिन्न सहयोगों को राष्ट्रीय के लिए और अधिक सुरक्षित और सुरक्षण के लिए बल की आवश्यकता होती है, जबकि वित्तीय संसाधन प्रभावित का उपयोग अर्थव्यवस्था से को समर्थन करने में पूंजीवाद की आवश्यकता होती है। इसलिए दोनों ही एक साथ उपयोग करने के माध्यम से ही समाज और आर्थिक स्थितियों में तुलनात्मक बनाए रखा जा सकता है। निष्कर्ष ये है कि इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि सैनिक और पूंजीवाद दोनों ही राष्ट्र राज्य के उद्यम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके संतुलन और उचित प्रयोग के साथ ही सैनिक बल की सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए पूंजीवाद की उसके आर्थिक विकास में संरक्षण मदद करता है। ये दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखता है ताकि स्थिर और राष्ट्र के नियंत्रण हो सके। और थर्ड क्वेश्चन है एंडरसन द्वारा प्रतिपादित कल्पित समुदाय की अवधारणा की विवेचना कीजिए और राष्ट्रवाद के
विचार पर सैनिक विकल्प परिप्रेक्षण का प्रदान करता है। एंडरसन द्वारा प्रतिपादित कलिप समुदाय की अवधारणा के अनुसार यह है कि समाज को हम केवल राजनीतिक और आर्थिक रूप से बल्कि नहीं, इनका एक मानना था कि बल्कि हम सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी हम देखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि समाज में न केवल राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव हो सकता है, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक धाराओं के साथ साथ सांस्कृतिक और जीवन शैली से भी हो सकता है। उनका मानना था कि एक समाज राष्ट्रीयता की उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक समानता को प्रतीक होता है, जिसमें सभी लोग एक समान अधिकार और विकास के अवसर में आनंद लेते हैं। इनके अनुसार राष्ट्रीयता का अर्थ बहुलता और एकता के प्रतीक होता है, जिसमें समाज के सभी समुदायों में समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रवाद के विचार में वैकल्पिक परीक्षक में यही कहते हैं कि सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक से नहीं, बल्कि हम सांस्कृतिक और सामाजिक से भी मापा जा सकता है। राष्ट्रीयता को हम समाज की सांस्कृतिक और समुदाय के से हम कह सकते हैं कि विभिन्न भागों में लोग अधिकार के साथ अवसर के एक समानता के साथ प्रदान करता है। इनमें हम सिर्फ राजनीतिक सीमाओं से नहीं, बल्कि हम समाज में विभिन्न पहलुओं से भी बड़ा हो सकता है। तो ये कह सकते हैं। अब कुछ विभिन्न पहलुओं को हम जानेंगे, जिसमें पॉइंट के माध्यम से किस प्रकार से होता है। पहला हमारा पॉइंट जो है सांस्कृतिक और भाषिक एकता। एंडरसन के द्वारा ये मानना था कि राष्ट्र सांस्कृतिक और भाषिक एकता को बढ़ावा देता है। ऐसी प्रक्रिया में जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक भाषाएं समुदाय शामिल होता है, उन्हें राष्ट्र एकता के रूप में शामिल किया जा सकता है। इसके अनुसार इनका और मानना था कि शासनीय प्रणाली की समर्थनीकरण। इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक समुदाय को बढ़ावा देने के एक राष्ट्र को भूमिका में प्रशासन और समर्थीकरण की प्रक्रिया में इसमें स्वतंत्रता, न्याय, समर्थन के अधिकारों को प्रदान करता है। वहीं थर्ड पॉइंट है कि सामाजिक एकता, समरसता के समानता मीन्स कि राष्ट्र एक मानव समस्या और समताओं के प्रति समर्थन करता है, जबकि एक पहलू को राष्ट्र की वर्गों की समान भागीदारी को समझने में और उसका समर्थन करने में प्रदान करता है। चौथा पॉइंट यह है कि आर्थिक विकास का संरक्षण। एंडरसन का मानना था कि राष्ट्रवाद उसके आर्थिक विकास को संरक्षित करने में उसका समर्थन करता है, उसकी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा बनाए और समृद्धि करने में सामर्थ्य प्रदान करता है। पांचवा, राष्ट्रीय आत्मविश्वास की संगुणता कि राष्ट्रीय समुदाय में राष्ट्र की आत्मविश्वास में होता है, उस सहायता के लिए लोगों के लिए एक भावना जवाबदेहिता को समर्थन करता है। और इनके अनुसार कुछ और पॉइंट हैं जो हमें देखना चाहिए, जैसे कि विद्युतीकरण के संरचना प्रौद्योगिकी का भी सामाजिक प्राकृतिक में संसाधनों के समुदाय में लाभ में किस प्रकार से हो सकती है। तो ये सब बहुत ईजी है। तो आप ये कह सकते हैं इस प्राकृतिक समुदाय में सभी प्रति की प्रति होती है और इसके संरक्षण में विश्वास, निर्भरता को प्रबंधन जिम्मेदारी प्रोत्साहित करने में स्थानीय के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वहीं जाति, लिंग, धर्म के आधार पर विभिन्न राष्ट्र एक समुदाय विविधताओं का समर्थन करता है, जिनमें समाज में शामिल सभी प्रोत्साहित कर सकता है। आदिवासी लोगों के लिए लैंगिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता के आकर्षण करता है। 10वां पॉइंट हमारी यह है कि सामाजिक और न्याय और समानताएं। एंडरसन के द्वारा राष्ट्रवाद सामाजिक न्याय और समानता का प्राथमिकता का प्रतीक होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों को में स्थापित करने का प्रकार होता है और विभिन्न वर्गों में समुदाय लोगों के लिए समान अधिकारों के लिए अवसर का लाभ प्रदान करता है। ग्लोबली साझेदारी राष्ट्रवाद एकता को साझेदारी की रचना करता है
और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। ये उसे अपनी समर्थन और राष्ट्र की दिखावा के लिए कर सकता है। ग्लोबरी के द्वारा ग्लोबल साझेदारी की रचना करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से प्रोत्साहित करता है, सार्थक और करता है, साथ ही साथ वैश्विक समस्याओं को भी समाधान करता है। ये सब एंडरसन का कहना था। अगर एंडरसन को थोड़ा बारे में और जानने की कोशिश करें तो इनका हम शॉर्ट नोट्स की अवधारणा को और कह सकते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने बताया उसी में थोड़ा सा इसमें कम शब्दों में ही दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि इनका अवधारणा का मानना था कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना में होता है जो एक जैसे सामाजिक प्रतिनिधि करता है, जिसमें सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर, समान अधिकार और स्वतंत्रता सामाजिक समानता का अधिकार है। इन अवधारणाओं से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को समूहित करता है तथा समाज में सभी समुदाय के लिए समान रूप से समाज शामिल करता है। इसके तहत कलिप समुदाय को राष्ट्र को हम विकास और समुदाय के सहयोग करने के लिए सक्षम और आर्थिक इसकी रचना का व्यवस्था करता है। अब निष्कर्ष की हम बात करें तो इनकी पूरी क्या निकलती है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इनके निष्कर्ष यही है कि समृद्ध समुदाय के लिए न्यायपूर्ण समाज होने की निर्माण की समुदाय होनी चाहिए। एक समृद्ध समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण व्यक्तियों के लिए समान स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए साझेदारी के माध्यम से हो सकती है। जिस सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास की दृष्टि से समान अग्रसर किया जा सकता है। राष्ट्रवाद के विचारों में समृद्ध और समावेशी के समाज कर सकती है। समुदाय विकास और समृद्ध समाज एक सामाजिक न्याय और न्याय में शामिल कर सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बढ़ते हैं अपना आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमजा अली द्वारा उत्तर औपनिवेशिक समाजों में आलोक राज्य के परंपरागत सामाजिक दृष्टिकोण में क्या मौलिक प्रश्न उठाए गए हैं। इनके द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्न थे। तो हमजा अलवी राष्ट्रीय समाज में और राजनीतिक राजनीतिक विज्ञान के समृद्ध विद्वान में से एक थे, जिसमें भारतीय राजनीतिक समाज और संगठन में कई सारे पहलुओं में और के अंत अद्वितीय लेखन का कार्य किया है। साथ ही साथ कई क्षेत्रों में उनकी कामयाबी मिली है। राजनीतिक क्षेत्रों में कई सारी कामयाबी मिली है, अद्भुत योगदान रहा है उनके समाजशास्त्री और इस विज्ञान में शामिल हुए थे। इनके द्वारा कुछ प्रश्न उठाए गए थे। पहला हमारा प्रश्न है, इनके द्वारा उठाया गया पहला प्रश्न, क्या समाज का एक रूप वास्तव में केवल व्यवहारिक प्रतिष्ठानों पर है जो व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित है, या समाज संघर्ष और शोषण अधिकारवाद के अभिव्यक्तिवाद को परिणाम करता है। पहला प्रश्न उठाए थे। दूसरा ये कि क्या राज्य निर्माण में वास्तव में समाज के हितों के लिए होता है या केवल शासन क्षमता की रक्षा और उसके संरक्षण के लिए होता है। तीसरा प्रश्न उठाया गया है हमजा अलीवी के द्वारा, क्या राज्य सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक समुदाय के बढ़ावा के लिए देने के लिए सक्षम है या सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों का प्रबंधन करता है। चौथा हमारे इनके द्वारा उठाया गया है, क्या राज्य समाज के संरक्षण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है या समाज के अनुशासन नियंत्रण के माध्यम से है। पांचवा उठाएगा प्रश्न, क्या मार्क्सवादी सिद्धांतकारों के अनुसार राज्य का स्थान समाज के उत्थान और संरक्षण के में कैसे आता है। क्या हम इसका उपयोग हम समाज में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। ये हमजा अलवी के द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्न थे और इनके द्वारा कुछ और भी प्रश्न उठाए गए हैं, जैसे कि सामाजिक और राज्य में संबंध, क्या समाज के रूप में संरचना सीधे राज्य की नीतियों को प्रतिक्रियाओं पर प्रभाव डालता है या इसका विपरीत है। सातवां प्रश्न, क्या सामाजिक न्याय और समानता के विवेचन के लिए सामाजिक न्याय और समानता के लिए उचित उपयोग प्रस्ताव करता है या समाज के असमानता को बढ़ावा देता है।
8वां इनके द्वारा उठाया गया विरोध सामाजिक आंदोलन। क्या राज्य विद्रोह और सामाजिक आंदोलन के प्रति संवेदनशीलता होती है या उनमें दमन करने के लिए सामाजिक नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। 9वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में दलितपूर्णता। क्या राज्य निर्माण में एक राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति सक्षम होता है या विभाजन में दलितपूर्णता को बढ़ावा देता है। 10वां पारंपरिक संरचना में नई समाजवादी का उत्थान। क्या सामाजिक समाजवादी सिद्धांतों के विपरीत करने वाले सामाजिक संरचनाओं के लिए हम प्रोत्साहित या निर्माण कर सकते हैं। इनके द्वारा उठाए गए प्रश्न कुछ और भी है, जैसे कि हम कह सकते हैं सामाजिक न्याय और स्वाधीनता में न्याय प्रतिनिधित्व करता है। सामाजिक न्याय में आर्थिक संरचना, आर्थिक इसमें पुनः क्या इनके द्वारा क्या राज्य सामाजिक आर्थिक संरचना के पुनर्निर्माण करने के लिए उचित उपयोग करता है या पुरानी अवचित प्रथाओं को सुरक्षित करता है। प्राकृतिक संसाधनों में क्या राज्य प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करता है या उसके सुरक्षा की गारंटी या अनुसंधान को करता है। 15वां क्या राज्य समृद्धि के लिए सामाजिक और पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित करता है या केवल स्थिरता को बढ़ावा देता है। यह स्थानीय विकास के लिए सामाजिक। तो ये हमजा अली द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्न थे। अब हम इनके अगर हम जानना चाहें कि हमजा अली कौन थे, तब इनके बारे में हम थोड़ा सा बता देंगे आपको कि हमजा अलवी भारतीय समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के समृद्ध और विद्वान विचारक हैं, जिन्होंने भारतीय समाज राजनीतिक संगठन कई पहलुओं में अद्वितीय अनुसंधान किया। इनका शोध और लेखन कार्य भारतीय समाज और राजनीतिक में विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी के साथ स्वागत किया। उनके द्वारा विचारों अद्भुत योगदानों के लिए हम समाजशास्त्री और राजनीतिक विज्ञानों के लिए क्षेत्रों में मान्यताएं प्राप्त होती हैं। हमजा अलवी द्वारा किए गए निष्कर्ष हम देखते हैं कि हमजा भारतीय समाज में राजनीतिक समृद्धि विचारक और संसाधनों के द्वारा कई महत्वपूर्ण उपयोग की गई हैं, जिसके द्वारा विश्लेषण करता है कि उनके शोध और लेखन में भारतीय राजनीति में किस प्रकार से मदद करती है। उनके विभिन्न विवादिता का प्रश्न को उठाए गए किस प्रकार से और थिंकर बताते हैं उनके द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे कि आप देख ही रहे, व्यवहारवादी चरण के विशेष अवलोकन में राजनीतिक दलों के उद्भव और विकास का परीक्षण कीजिए, यह प्रश्न है। और इससे थोड़ा हम बता दें कि आपको व्यवहारवादी संरक्षण सोशल साइंस में एक अद्वितीय दृष्टिकोण है, जिसमें मानवीय अधिकार का विश्लेषण करता है, जिसमें मानव चलचित्र और के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है। सोशल साइंस के विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें राजनीतिक दलों के द्वारा विभिन्न विकास में शामिल होता है। चलिए हम मेन मुद्दे पे बात करें, तो हम कुछ पॉइंट के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं व्यवहारवादी को। पहला, मानवीय व्यवहार का अध्ययन। व्यवहारवादी का चरण मानवीय व्यवहार को उसके सामाजिक संदर्भ में अध्ययन करता है, जो सामाजिक संगठन और सामाजिक संबंध को सामाजिक प्रभाव पहलुओं पर अध्ययन के होता है, जिससे राजनीतिक दलों के उद्भव और विकास को मदद मिलती है। दूसरा है संघर्ष और समझौता। व्यवहारवादी दृष्टिकोण संघर्ष और समझौता के प्रति अध्ययन का केंद्रित करता है, यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के बीच विवादों को समझौता और समझा करने के लिए प्रदान करता है। तीसरा है हमारे प्रेरणा और रचनात्मक। व्यवहारवादी चरण में विभिन्न प्रेरणाओं और रचनाओं का अध्ययन करता है। व्यवहारवादी जो व्यक्ति राजनीतिक दलों में भाग के रूप में ले लेते हैं, उससे प्रेरित होते हैं और दलों के बीच उद्भव और विकास के मौलिक कारणों को हम समझा जा सकते हैं। प्रतिष्ठान और मूल्यांकन। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में प्रतिष्ठान और मूल्यांकन की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। फिर आदित्य काल की संगठन समाज में व्यवहारवादी को संगठन और समझौते के लिए अध्ययन करता है।
कैस्टरेस्ट के लिए। फिर छठा है सामाजिक संरचना में विकास। फिर सातवां है प्राथमिकता मूल्यांकन का प्रभाव। ये सब मैं अंदर अंदर के नहीं बता रहा हूँ, ऊपर से बता रहा हूँ। फिर इस संघर्ष में सहयोग में अध्ययन। फिर प्रेरणा और रचनात्मक व्यवहार। हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक चरण में विशेष आलोक राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ है, जो समझते हैं कि जिसमें राजनीतिक दलों का आदिकाल आधुनिक काल में समझौते निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम इसके। चलिए निष्कर्ष है कि क्या व्यवहारवादी चरण के विशेष आलोक में राजनीतिक दलों का उद्भव और विकास का निष्कर्ष है। क्या राजनीतिक दलों में संघर्ष और सहयोग की प्रक्रिया को समझने में व्यवहारवादी दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, या इस दृष्टिकोण से हम राजनीतिक दलों के उत्थान और विकास के सामाजिक संरचना, प्रेरणा और मूल्य को प्रभाव को समझ सकते हैं। व्यवहारवादी का अध्ययन हम राजनीतिक भूमिकाओं के संगठन संघर्ष को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न हमारा है कि सामाजिक आंदोलन में नौ शोध प्रबंधनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सामाजिक आंदोलनों में 9 शोध के में आलोचनात्मक मूल्यांकन करते समय हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान कर सकते हैं। पहला, समस्या और संदेह का समझ। इससे है कि इसका मतलब यह है कि क्या सामाजिक आंदोलन में शोध संबंधित मूल्यों का धारा को निर्धारित करने के लिए क्या समस्या समझ और आंदोलन में संदेह की गहराई से विश्लेषण किया जाना चाहिए। क्या समस्या निवारण के लिए आंदोलन उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट, अध्ययन के विधि और प्रासंगिकता। अध्ययन में हम उपयुक्त विधियों का उपयोग किया गया है और इसके ज़्यादा इसमें विद्युत ग्रंथ को द्वारा प्राथमिकता दी जाती है और संरचनात्मकता का उपयोग की जाती है। तीसरा है सिद्धांतनात्मकता का विश्लेषण। क्या सिद्धांतों और समाजशास्त्रों में सिद्धांतों का उपयोग किया गया है, इसमें सामाजिक आंदोलन में किस प्रभाव को समझने में मदद मिलती है। चौथा हमारा यह है कि मानवीकरण और विश्वसनीय अध्ययन अद्वितीय मानकों के द्वारा पालन किया जाता है। इसके तो हम कह सकते हैं कि ताकि अध्ययन परिणाम में विशेष हो सके। छठा है सामाजिक आंदोलन में प्रतिपरक सफलताओं का मांग और विश्लेषण में सामाजिक प्रक्रियाओं के द्वारा किए गए परिणामों का अध्ययन। कुछ और बताते हैं। इनके द्वारा माध्यम में अध्ययन किया जाता है, विभिन्न समानताएं होती है, अनुसंधानों में क्षमताओं का विश्लेषण किया जाता है। यह मैंने लिख दिया, आप थोड़ा देख सकते हैं इसमें अंदर। और कुछ और पॉइंट का हम देखते हैं। समृद्धि का मापन। समृद्धि का मापन से तात्पर्य यह है कि क्या सामाजिक आंदोलन में समृद्धि का मापन किया जाता है। क्या समृद्धि विभिन्न मापदंडों का समावेश करता है, या जिसमें समृद्धि सामाजिक और आर्थिक में पारंपरिक मापदंड है। हम इनके द्वारा हम कह सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन और 9 शोधों को प्रबंधन का आलोचना करता है और किया जाता है, उनके द्वारा प्रभाव में समझने में मदद करता है। और निष्कर्ष की बात करें तो हम 9 शोधों का आलोचनात्मकता मूल्यांकन करते समय हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जिसमें कि आमतौर में समाज में उत्थान, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय में संवेदनशीलता को किस प्रकार से हो सकती है। विभिन्न समस्याओं को उजागर किया जाता है, इसकी खोज का उपयोग होता है, सामाजिक आंदोलन में इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जिसमें सामाजिक संबंधों में इसका क्या हो सकते हैं। ये सब इसका हम निष्कर्ष